किया था उस टाइम, कभी कभी लगता हो सकता है वो भी एक कारण रहा होगा फेलियर का। बट अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले तो कहीं ना कहीं आपका टाइम सेविंग होता है। मैंने जो 2-3 साल प्रेजेंट क्या हो सकता है आपका 1 साल में वो काम हो जाए, तो कोचिंग का बेनिफिट तो है, मुझे अब समझ में आता है। और कभी भी जैसे शुरू में कई लोग बोलते हैं 16 घंटा 17 घंटा पढ़ाई करते हैं, और मैंने किया था, मैं एकदम सही बता रहा हूँ। जब मैं जिंदल की जॉब क्विट किया और दिल्ली गया था, तो उस टाइम क्योंकि अच्छा खासा पैकेज था, उस टाइम पे 5 लाख का पैकेज था मेरा, तो वो भी रायगढ़ जैसी जगह में, तो अच्छा लगता था कि अच्छी जॉब थी, सेट था लाइफ। लेकिन जब क्विट करके वहाँ पर गया तो बहुत प्रेशर था कि नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। और बहुत सामान्य से परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, बहुत बड़े परिवार से बिलोंग भी नहीं करता था। तो लगता था कि नहीं, मतलब एनी हाउ सिलेक्शन होना। तो मैं सुबह वाकई में 5 बजे से उठ के पढ़ाई करता था, और रात में 1 बजे तक पढ़ाई होती थी, और मुश्किल से जो नहाना खाने का जो टाइम जाता था वही जाता था। बट वो चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकता आदमी, कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो वो कुछ दिनों तक तो हो जाता है, तो 2-3 महीने तो मैंने ऐसा पढ़ाई किया होगा। बाद में फिर 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। पढ़ाई के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आप टेस्ट जरूर दीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए, और एमसीक्यू रेगुलरली सॉल्व करिए। क्योंकि हम क्या पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है माइंड से, मतलब हम पढ़ते जाएंगे, हमको ये नहीं पता चलता कि फोकस की हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पर जब आप टेस्ट सीरीज में वो चीज़ें फेस करेंगे कि हाँ ये चीज़ मतलब ये आया क्वेश्चन, तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है। और एक बार टेस्ट देने के बाद उसको छोड़िए मत, टेस्ट देने के बाद उसको रिवाइज ज़रूर करिए। जितने भी पुराने पेपर है वो ज़रूर सॉल्व करिए। पेपर को जितना आप क्वेश्चन करेंगे, और वो चीज़ें जो दिमाग में बैठती ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहेगी। बाकी आप कितना भी रीड करते रहिए, वो चीज़ें कई बार वो स्किप होते जाती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक ही बुक पे फोकस करिए। हम लोग बहुत लोग को मैंने देखा है डाइवर्ट बहुत होते हैं लोग, मतलब एक बुक ये पढ़ लेंगे, फिर लगा कि नहीं वो टूटेजा वाला भी पढ़ लें क्या, वो पटेल वाला भी पढ़ लें क्या। बहुत ये हमारा माइंड बहुत डाइवर्ट होता है कि अब लगता है कि इसमें से कुछ छूट तो नहीं रहा है, उसमें ज़्यादा दिया होगा, फिर इसमें अलग फैक्ट्स दिए होंगे, उसमें अलग फैक्ट्स दिए, फिर कौन सा सही है, हम उसी में दिमाग लगाते रहते हैं। तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मत फोकस करिए, एक के ऊपर बिलीव करना सीखिए। चाहे जब सर के पास आप आ गए हैं तो उन पर बिलीव करिए कि ये ही पढ़ना है हमको। जब उस पर आप फोकस कर लेंगे कि यही पढ़ना है, तो आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होंगे। और उसमें एक बुक को 4 बार पढ़ना हमेशा बेनिफिट देता है, बजाय 4 बुक को एक बार पढ़ने से, ये याद रखिएगा। आप एनसीईआरटी की बेसिक्स बुक्स हैं जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी के यहाँ पे सीजीपीएससी की बुक है, तो सीजीपीएससी की बुक पढ़िए। जैसे साइंस के लिए हम पढ़ते हैं तो 9th 10th 11th 12th की बुक, चारों बुक पढ़ लीजिए आप, जो रिलेवेंट चैप्टर्स हैं। मतलब रेंजर के लिए बोल रहा हूँ मैं, रेंजर एसीएफ के लिए, वो रिलेवेंट चैप्टर्स को आप ज़रूर पढ़िए, और वो बहुत बेनिफिट देता है। जो आपकी सर ने जो गाइड जो भी कर रहे हैं वो तो आप करिए, लेकिन साथ में वो जो बेसिक्स बुक है वो जरूर पढ़ लीजिए। दूसरा, कोई भी जैसे पॉलिटी वगैरह जो भी है, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने में जरूर फोकस करिए, उसको आप स्किप मत करिए। स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, कोचिंग में कई बार हम नहीं जान पाते, या कई बार मतलब चीज़ें स्किप सर से भी हो सकता है, क्योंकि सर का भी एक लिमिटेशन है पढ़ाने का, उनको एक लिमिट टाइम में चीज़ों को कवर करना है। बट आपके लिए तो ये पूरा लाइफ है, एक बार आपका सिलेक्शन ही आपका पूरा लाइफ है। अगर आप नौकरी पे ही फोकस करना चाहते हैं तो वो आपका पूरा लाइफ है, आप उस पर समय दीजिए। इसलिए बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है ज़रूर पढ़िए। जो भी सर ने आपको लिस्ट दिया ही होगा कौन कौन से बुक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो वो सारे जो आप पढ़िए। एनसीईआरटी, हमको लगता था क्या एनसीईआरटी 12th का बुक अभी पढ़वा रहे हैं, क्या मिलेगा, बट 10th और 12th की जो बुक होती है वो मतलब हमारे लिए गीता कुरान है, वो ज़रूर पढ़िए आप, वो काम की रहती है बुक। और उसके अलावा और आपको क्या पूछना है, आप भी पूछिए अपनी तरफ से। जो फ्रैंकली बताऊँ, मैंने सीजीपीएससी की कभी तैयारी की नहीं, मैंने यूपीएससी का फोकस किया था। और यूपीएससी और सीजीपीएससी में जो मेजर है काफ़ी, छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, जो बिल्कुल अलग है छत्तीसगढ़ आपका। और जब छत्तीसगढ़ में मतलब प्रीलिम्स के लिए तो आपकी एक जो छोटी सी बुक रहती है वो काफ़ी रहती है, मतलब बहुत कुछ मैनेज हो जाता है। अब तो थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन आने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, बट हम लोग के टाइम में जो आती थी एक मोटी बुक जो आती थी, वो कोई भी एक कोचिंग वाली, वो मोर देन सफिशिएंट होती थी, प्रीलिम्स के लायक तो मैनेज हो जाता था। बट मेंस में जब आप उतरेंगे तो बहुत सारी बुक आपको सीजी की पढ़नी पड़ती है, हिंदी का है और साइंस है, वो सब चीज़ यूपीएससी में नहीं होती। यूपीएससी और सीजीपीएससी एकदम टोटली डिफरेंट है, जो मुझे लगता है। तो बेहतर होगा आप किसी एक पे फोकस करें, दोनों में जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी मैनेज करना। दोनों का स्टैंडर्ड भी अलग है
और सिलेबस ही अलग है छत्तीसगढ़, हालांकि अब तो उसने काफ़ी कुछ मैच हो गया सिलेबस, तो थोड़ा सा एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का भी अलग ही है ना, छत्तीसगढ़ का अलग ही है मेरे ख्याल से, तो छत्तीसगढ़ का बहुत डिफरेंट ही है। तो बेटर है कि आप किसी एक पे फोकस करें, दोनों के चक्कर में क्या दो नाव में पाँव रखना, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की है। मैं एक्चुअली एसएससी पे फोकस किया, मैं यूपीएससी फोकस किया, और सेकंड मैंने ऑप्शन रखा था कि एसएससी पे फोकस करूंगा, और मैंने उन दोनों का प्रिपरेशन बहुत टाइम लगाया। बाद में वो सिलेक्शन हुआ सीजीपीएससी में, तो समझ 3 एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा, एक तो पजल्ड भी जाता है आदमी, थक जाता है, और नेगेटिविटी भी बहुत आने लग जाती है। तो बेहतर है कि आप एक पे फोकस करें। और सीजीपीएससी काफ़ी पोस्ट निकालता है आज के डेट में, कंपटीशन भी बाहर से, हमारे स्टेट का एक बेनिफिट है कि कोई बाहर वाले बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतना हैवी मतलब रहता है पार्ट कि लोग यहाँ एंटर ही नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए जितना भी कंपटीशन है, सीजीपीएससी का कंपटीशन सबसे कम रहेगा, ये तो श्योर है। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा टफ कंपटीशन झेलना पड़ेगा। जैसे आपको इसमें दूसरा रेंजर्स के पोस्ट में ना, आप ये कोशिश करिए कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम लोगों को मैं देखा छत्तीसगढ़ पे इतना फोकस करते कि उसका हर क्वेश्चन बनना चाहिए। वो एक क्वेश्चन अगर कहीं से आ गया तो वो कहाँ से है, उसी के पीछे लगे रहेंगे। तो आप मतलब जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका आउटकम क्या आ रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है उसको बैलेंस करके चलिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया उसी के पीछे पढ़े कि ये कहाँ से आया होगा, तो उस बुक को उठा के पूरा पढ़ दिए, उतना दिमाग मत लगाइए। हर सिलेबस को, हर पार्ट को कवर करिए। बहुत सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदी मीडियम से आते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग इंग्लिश वाले पार्ट को एकदम छोड़ दें, हटा इसको कौन, लेकिन पर 15-20 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। रेंजर की पोस्टिंग में तो है 15-20 क्वेश्चन का उसका वेटेज है। उसमें आप कोशिश करें कि 15 से 20 मार्क्स खींचिए। वो बहुत, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप वो एसएससी की बुक आती है कोई भी कोचिंग की, वो उठा के पढ़ लीजिए। बहुत बेसिक ग्रामर होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं, वो आप रट लेंगे तो आपको ऐसे ही मतलब वो 15-20 नंबर बहुत ईजिली मिल जाएंगे। बट हमारे यहाँ मैंने देखा है, जितने हमारे बैच में जो सिलेक्शन हुआ उसमें भी सबने सीजी के से स्कोर किया था। मेरा सीजी में स्कोर कम था, मैंने इंग्लिश और हिंदी इन सबसे ज़्यादा स्कोर कर लिया था। आपका अल्टीमेट एम है आपका सिलेक्शन, आपको ये मतलब नहीं आपने कहाँ से स्कोर किया। आप सीजी का अगर तैयारी करता, मैं उतना टाइम अगर सीजी की तैयारी में देता तो शायद मुझे 2 महीना 3 महीना प्रिपरेशन करना पड़ता है। जबकि मैंने इस टाइम सीजी यूपीएससी का प्रीलिम था फर्स्ट वीक में, संडे के अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम था, फिर मैं झारखंड में एग्ज़ाम देने गया था और उसी मंथ फिर इसका एग्ज़ाम दिया। तो ये तीनों एग्ज़ाम मैंने दिया था। उस टाइम में इतना प्रिपरेशन किया भी नहीं था, मैंने जो अपने यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी से ही ये एग्ज़ाम मैनेज कर लिया था। तो आप जब बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं तो आपको किसी एकदम एक एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के अलग अलग फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका टोटल एक माइंडसेट बन जाएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम बैठोगे तो ईजिली वो मैनेज होता जाएगा। तो हर सिलेबस मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका हर पार्ट आपका रेडी होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर रेडी भी नहीं है तो भी हर लेवल से कुछ भी ईजी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटने चाहिए। इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि कोई सिलेबस को एकदम ब्लैंक मत छोड़ दिया, ये मुझे नहीं आता तो छोड़ दूँ। दूसरा जो अपना एफटी का रहता है पार्ट, वो आपको 100% मार्क देके जाने वाला है। आप लोग बहुत सारे लोग तो इंजीनियर होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पे होंगे इंजीनियर ही होंगे ना यहाँ पे ज़्यादातर लोग। हम लोग छत्तीसगढ़ में इंजीनियर ही रहते हैं। तो एफटी का पार्ट जरूर स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग। एफटी का पार्ट अगर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा आप स्कोर, क्योंकि वो 100% मार्क देके जाने वाला है। उसमें आप कभी नहीं बना कि वो सिलेबस से बाहर आ गया, ये वाली समस्या नहीं रहती उसमें। वो आपको हमेशा नंबर देके जाएगा एफटी। और क्योंकि मेंस में तो इसमें तो जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है उसमें तो उसके नंबर आपको सीधे सीधे इंटरव्यू मार्क्स के लिए मतलब फाइनल सिलेक्शन में काम आते हैं ना, काउंट होते हैं। ऐसा तो नहीं प्रीलिम्स टाइप के क्लियर किए और छोड़ दिए, इसमें तो फाइनल आपके मार्क्स में जुड़ेगा वो। तो उसको आप ज़रूर फोकस करिए। इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, इस पर आप फोकस करिए। साइंस वाला पार्ट है, अभी तो नया एग्रीकल्चर और ये भी जुड़ गया है उसमें। आप लोग फॉरेस्ट्री में आप जाएंगे ना तो एक मणिकानंदन की बुक आती है, बाकी सर पढ़ा रहे होंगे तो ठीक। मणिकानंदन की बुक बहुत अच्छी बुक है, वो आपको ट्रेनिंग में भी हमने पढ़ा। वो पहले हमारे टाइम में तो नहीं था फॉरेस्ट्री, बट पूरे ट्रेनिंग में मणिकानंदन की बुक पूरे ट्रेनिंग में आपके काम आती है। ट्रेनिंग मतलब पूरा लाइफ टाइम आपके काम आने वाली बुक है वो। तो मणिकानंदन की बुक मोर देन सफिशिएंट है आपके फॉरेस्ट्री के लिए। एग्रीकल्चर के सर ने बताया, मैंने तो देखा नहीं अभी एग्रीकल्चर कभी। तो ये सब बेसिक्स बुक्स हैं, वो पढ़ लीजिए। और मतलब उनको मतलब कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी सिलेबस का एक पार्ट को अनटच मत रखिएगा पूरा। मतलब उसमें से जो 70% सभी में आप स्कोर करने का टारगेट रखिए। मैं एक में 100% कर लूँगा, छत्तीसगढ़ को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, या किसी जो भी पार्ट आपको लग रहा है उसमें बहुत एनर्जी मत लगाइए। ये हमेशा ध्यान रखना, एग्ज़ाम का एकदम क्लियर फंड है। एकदम एक्सेसिव एनर्जी किसी एक पार्ट में मत लगाइए, वो टोटल आपका वेस्टेज जाता है। मतलब सोचेंगे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम स्ट्रांग रहूँगा और मेरे से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, उसमें आप जितना एनर्जी लाएंगे उसके बजाय आप सब में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा आउटकम देके जाता है। उस पर हमेशा फोकस रखिए। और कुछ
सर काफी एक डर रहता है कि अगर एग्जाम में नहीं कर पाए तो? देखिए वही डर आपको पढ़ने के लिए फोकस करता है। डर होना ज़रूरी है, जब तक डर नहीं रहेगा आप पढ़ेंगे नहीं। कोई भी इंसान, आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहेगी तभी आप मेहनत करेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है तो आप क्यों मेहनत करोगे। हर आदमी को, आपने वो एंथैल्पी का थ्योरी तो सबने पढ़ा है ना, कि भाई सब कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। हम हार्ड वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंफर्ट जोन में नहीं पहुँचे। हम चाहते हैं कि हम कंफर्ट जोन पहुँचे, कि अच्छे पोस्ट में बैठेंगे, आराम की ज़िंदगी जिएंगे। हर कोई वही टारगेट लेके चल रहा है, इसलिए आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो डर होना चाहिए और उसमें कोई गलत बात नहीं। जितना डरेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ये हमेशा और हमेशा डरते रहिए। डर अच्छा चीज़ है, ठीक है। कभी मतलब उसको फियर को हावी मत होने दीजिए कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप भाई बाकी भी तो वैसे ही हैं, आपके जैसे ही तो हैं। आप कंपटीशन रखिए, अपने फ्रेंड से पूछिए। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मतलब हम जैसे वहाँ पे जब दिल्ली में तैयारी करते थे तो सुबह 5 बजे, मेरा एक रूममेट भी था, वो अभी उसमें कमर्शियल टैक्स में जीएसटी जो है ना, ACTO उसमें है। उसमें तो हम दोनों है, सुबह दिल्ली से उठते थे सुबह 5 बजे, तो देखते थे किसके यहाँ की रूम की लाइट जल गई, अरे सबके यहाँ लोग पढ़ने लगे। तो वो एक कंपटीशन होता है और होना भी चाहिए। उससे आपको लगता है कि हाँ मतलब अब पढ़ना है, जल्दी सब उठ गए हैं। तो ये होना चाहिए और बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं है। और डर भी होना चाहिए। अगर वो 5 घंटा पढ़ता है, जैसे वो मेरा फ्रेंड तो 5 घंटा पढ़े, तो मैं थोड़ा सा चालाकी से यार 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये होता है और होना चाहिए। और हेल्दी कंपटीशन, किसी का पैर खींच के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बट हाँ उससे आप ऊँची लंबी लाइन खींचने का प्रयास जरूर करिए। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और बताइए। टाइम टेबल किस प्रकार से करें कि लॉन्ग टर्म तक हम उसे फॉलो करते हैं? कई बार ऐसे होता है कि ऐसे टाइम टेबल सेट करते हैं कि ज़्यादा टाइम तक हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, ये कि एक तो कब से वो जो घंटा लिख के हम लोग करते हैं ना, वो कभी मत करिएगा कि 5 बजे चाय पीऊँगा 5:30 बजे होगा, ये वाला कभी मत करना, क्योंकि वो कभी नहीं चलता है। लेकिन एक टाइम जरूर फिक्स करिए और कोशिश करिए, जैसे जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना बॉडी का, जैसे हमारा जनरल जो एग्ज़ाम का टाइम होता है 10 बजे से 12 बजे, उस टाइम पे आप जरूर पढ़ने की हैबिट डालिए या पेपर सॉल्व करने की हैबिट डालिए। जो हमारा एग्जाम का टाइम होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जब बन जाता है ना, तो उस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उस टाइम को आप जरूर पढ़ने में लगाइए। बाकी आप जब भी, जैसा भी आपका, कई लोग की हैबिट होती है लेट नाइट तक पढ़ने की, कई लोग की हैबिट होती है अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आपका जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का टाइम जो भी रहेगा, अभी क्या होता है 8 से 10 रहता है, 10 से 12 क्या रहता है? हाँ हाँ 10 से 12, तो 10 से 12, हाँ तो जो 10 से 12, 3 के 5 का जो टाइम है ना, उस टाइम पे आप जरूर पढ़ने की हैबिट डालिए। बाकी आप टाइम पे जैसा भी सेट करना है अपना 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए, लेकिन उस 4 घंटे को जरूर पढ़ने के लिए अपना उसको फिक्स कर दीजिए। उससे क्या ना आपका माइंड सेट बन जाएगा कि उस टाइम को माइंड को पता है कि पढ़ना है यहाँ पे, या उस टाइम पे एग्ज़ाम देना है, उस टाइम पे क्वेश्चन मतलब पेपर सॉल्व करना है। ऐसा एक हैबिट जरूर बना लीजिए। बाकी 8 से 10 घंटे का टाइम सेट निकालिए कि इस घंटे मुझे पढ़ाई करना है, और पढ़ाई का ही टाइम टेबल बनाइए। बाकी मैं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, पीऊँगा चाय, ये नाश्ता करूँगा, उसका कभी टाइम उसका वो कभी मत करना, वो टोटल वेस्टेज होता है। तो पढ़ना है 8 से 10 घंटा, कैसे भी टाइम सेट करके वो उसमें भी जरूर फोकस करिए। और बाकी जैसे हम लोग जब शुरू में गए तो हम भी इस टाइप के कन्फ्यूज़न में रहते थे। तो कभी पढ़ाई करना है तो कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई मतलब बाहर नहीं घूमना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टाइम में ना आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि 1-2 दिन का प्रिपरेशन नहीं, बहुत लंबा समय लगता है। तो एक्सरसाइज वगैरह करना या गेम वगैरह खेलना, उसको भी अगर कंटिन्यू कर सकते हैं जरूर करिए। 1 घंटा टाइम निकालना चाहिए बॉडी के लिए। हमने नहीं किया था, उसका खामियाजा भुगत ही रहे हैं, तो बहुत दिख रहा है वो शरीर से। तो इसलिए क्या है, कोशिश करिए कि 1 घंटा जरूर अपना हेल्थ के लिए भी निकालना चाहिए शाम को, वो अच्छी चीज़ है। सर एक क्वेश्चन है बच्चों लोग का। हाँ। एक फ्रेशर के लिए मिनिमम प्रिपरेशन पीरियड क्या होना चाहिए? मैक्सिमम लोगों का कहना है कि 2 साल लगता है सक्सेस के लिए, तो इसकी ये आपका कैचिंग पावर है और आपकी कैपेसिटी होती है। 2 साल वैसे बहुत गलत नहीं है, 2 साल वाकई में लग जाता है प्रिपरेशन में, ये फैक्ट है। ये है कि 2 साल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड कोर कि 2 साल लगने ही लगने हैं। अगर आप अच्छा कहें तो 6 से 8 महीना भी वैसे देखा जाए ना तो मैनेजेबल है। लेकिन हम लोग जनरली पहली गलती करते हैं, फिर समझते हैं कि नहीं ये एग्ज़ाम ऐसा था वैसा था। मुझे तो 2 साल लगे वाकई में अच्छी तैयारी के लिए, लेकिन 6 से 8 महीने अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो 6 से 8 महीने में आप सिलेबस तो पूरा कवर करते हैं। सिलेक्शन का ना कोई टाइम लिमिट है, तो एग्ज़ाम भी 2 साल से एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो रहे तो आप क्या कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स मैटर करता है, लेकिन 6 से 8 महीना सिलेबस रेडी करने के लिए सफिशिएंट होता है कोई भी एग्ज़ाम का। सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए आप कब प्रिपेयर होते हैं ये आपके पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कब प्रिपेयर हो पाते हैं। मगर जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दे उतना अच्छा। 6 से 8 महीने में आपका सिलेबस मैनेज हो जाता है पूरा।
तो एग्ज़ाम में बैठते टाइम मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसे कैसे हैंडल करें? हाँ, ये वाकई में बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मुझे हर बार एग्ज़ाम में जब मैं यूपीएससी का प्लेन देने जाता था, मुझे याद है मैं रात भर नहीं सोता था। मतलब मुश्किल से अगर 2 घंटे नींद पड़ गई तो बहुत है। ये होता है और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर उस चीज़ के लिए आप अपने आप को अडॉप्ट कर लीजिए। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि क्योंकि पता है आपका पूरा साल भर के बाद आपको एक मौका मिलना है और वो आपके लाइफ को डिसाइड करने वाला है, तो प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। ये तो आप मान के चलिए। ये है कि मैक्स से मैक्स आप जितना एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते जाएंगे। वही एकमात्र तरीका है इस प्रेशर को मैनेज करने का। बाकी रात भर नींद नहीं आना और परेशानी होना, वो तो एकदम कॉमन चीज़ है, वो होना ही होना है। वो हर किसी के साथ होता है, चाहे वो आईएएस का टॉपर हो, चाहे कोई भी हो। प्रेशर हर कोई हैंडल करता है और जो प्रेशर हैंडल करता है वही आगे बढ़ता है। क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या सीएम है उनको प्रेशर नहीं है? क्या हर किसी को प्रेशर है, और वो प्रेशर जो जितना मैनेज करता है वही आगे बढ़ता है। प्रेशर मैनेजमेंट ही एक्चुअल मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट। आप जितना प्रेशर मैनेज कर सकते हैं उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें इसका कोई ऐसे और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस ये एग्ज़ाम आप बहुत दीजिए। जैसे हम यूपीएससी का प्रीलिम्स जब तैयार करते थे तो उस टाइम ये रहता था कि हम लास्ट का जो 1 महीना होता था उसमें कभी भी नहीं पढ़ता था, उसमें सिर्फ मैं टेस्ट देता था। रेगुलर एक टेस्ट सुबह से शाम लगता था, एक टेस्ट देता था, मतलब दो उसके एप्टी के और इसके टेस्ट गैप में, और उसको सिर्फ उसको रीड करता था। मतलब जो गलतियां हुई उसको दोबारा आपसे ना हो, उसको जो सॉल्यूशन होते थे उसको मैं चेक करता था। सिर्फ 1 महीने तक जितने भी मार्केट में अवेलेबल होते थे टेस्ट सीरीज वो लेके आता था, उसे पीछे सॉल्यूशन भी दिया होता था। सुबह पेपर बनाता था, फिर 2 घंटे बाद उसको पूरे चेक करता था कहाँ गलती है, उसको उतना ही रीड करता था, और फिर से ऐसे करके 1 महीने में 30 टेस्ट कम से कम देता था, और उसके बाद जाकर प्लेन देता था, और हर बार आराम से निकलता था यूपीएससी का प्लेन। तो जब वो निकलता, कोई भी जिसका आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके पेपर दीजिए, लास्ट टाइम पे फोकस करिए कि नया चीज़ पढ़ने के बजाय, क्योंकि पढ़ा तो आपने साल भर है ही, तो सिर्फ उन चीज़ों को जो हम जहाँ पे गलतियाँ जिस पोर्शन में हम करें तो उसको चेक करने के लिए आप बस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। मैं हमेशा बोलूँगा आप जितना टेस्ट पेपर बनाएंगे, जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चाहे मेंस के लिए तो मेंस के जितने और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अल्टीमेटली काम वहीं आने वाला है। आप कितना भी पढ़ लीजिए वो काम नहीं आएगा। आंसर जितना राइट करेंगे उतना आपका मतलब आप लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी। हर चीज़ हम पढ़ के नहीं लिखते। बहुत सारे लोग देखेंगे बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं। उसका वही कारण है कि उनकी एबिलिटी, मतलब लिखते रहेंगे, रोज़ लिखते रहेंगे तो आप नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड में हैं। हर चीज़ का आंसर बहुत एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन तो बहुत लिमिटेड आते हैं। ऐसे में कोई आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ नहीं पूछता, आप डेली जो देख रहे हैं वही सब चीज़ें आती हैं। सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल है जो बैक ऑफ द माइंड से जो बेस्ट चीज़ है वो निकाल के ले आती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है मेंस के लिए। जैसे वैसे ही एमसीक्यू जितना सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए उतना अच्छा है, तो फोकस उसी पे करिए। शेड्यूल में किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए, किस क्या बेसिस होना चाहिए कि ये आपके शेड्यूल में ये सब्जेक्ट आज होंगे, ये सब्जेक्ट कल होंगे, तो किस तरीके से कैटेगराइज? देखिए इसको भी सब अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे मैंने किया था तो मेरा फोकस ये नहीं रहता था कि कई लोग करते कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़े, बट मैं थोड़ा सा अलग टाइप से करता था। मैंने ये सोचा था कि जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है कि हाँ इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 3-4 एक दिन में एक सब्जेक्ट तो कभी मत पढ़िए, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे बाद आपको सब्जेक्ट बोर लगने लग जाता है। तो ये करें 2 से 3 सब्जेक्ट एक टाइम पढ़िए। वहाँ हमारे पास तो 8-10 सब्जेक्ट होते हैं, तो 2 से 3 सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर लीजिए जो लगता है इसका वेटेज ज़्यादा है, या जिसका मतलब वेटेज तो सभी का है। मैं कभी भी किसी सिलेबस में वेटेज को फोकस नहीं करता हूँ, वेटेज सभी का रहता है, इक्विवेलेंट वेटेज है। तो सिलेबस पूरा कवर करना ही है हमको, तो इसलिए आप जैसे 1-2 घंटे एप्टी बना लीजिए। उसके अलावा कुछ जैसे आपको जब फ्री टाइम में, जैसे मैं इंग्लिश की जब उस टाइम इंग्लिश वगैरह सब तैयार करना पड़ता था, मैं हिंदी मीडियम से था और इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा था, तो मैं ये सब भी थोड़ा सा ग्रामर है। तो खाना खाने के बाद 1 घंटा थोड़ा सा हल्का लाइट मूड है पढ़ने का, तो नींद आने का टाइम होता था दोपहर में, तो उस टाइम पे वो इंग्लिश की वोकैब वाली बुक आती थी, वो उठा के रीड करते थे। ऐसे ही कुछ ग्रामर के ट्रिक्स वाले क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। ऐप में भी आता है आजकल, तो बहुत सारे वीडियो गेम भी बन गए उसके। तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा एक लाइट मूड वाला कर लीजिए। सुबह अच्छा फ्रेश माइंड रहता पढ़ने का, तो उस टाइम जो आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो अर्ली मॉर्निंग में आप उठ के पढ़िए उसको। और इवनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर मैं कभी मॉर्निंग में नहीं पढ़ता, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे ना तो पूरा मतलब 1-2 घंटा का जो एक्चुअल अच्छा टाइम होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मैं कभी भी न्यूज़पेपर उस टाइम हम द हिंदू पढ़ते थे, आप लोग जो भी पढ़ते होंगे, तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो शाम को जब खाली टाइम में, चाय के टाइम में, उस टाइम बैठ के पढ़िए, तो आपका वो सिलेबस भी कवर हो जाता है, प्लस आपका जो अच्छा टाइम है वो वेस्ट भी नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग में आप चाहे मेंस, जैसे यहाँ मेंस नहीं है तो कोई भी जो आपका जैसे छत्तीसगढ़ी पढ़ना है, या फिर कोई आपका जो थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ रहता है ना, जिसमें हम ज्योग्राफी का मेरा मेन ऑप्शनल था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करता था। या
मतलब वैसा कोई जो वह है आप बाकी टाइम में पढ़िए। और लाइट मोड में जब रहते हैं तब उस टाइम, और एफटी भी जो है रोज़ 1 घंटा एफटी जरूर निकालिए। उससे मैं एफटी में क्या आपका जो स्पेशली फॉरेस्ट की तैयारी के लिए बोल रहा हूँ, एफटी बहुत यूज़फुल है, आपको 100% मार्क्स देके जाने वाला है, तो उसमें आप 1 घंटा रोज़ दीजिए। और इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जब भी समय निकाल के उसको मतलब 1 घंटा ऐसा पढ़िए। कैटेगराइज का वही मतलब है कि 2-3 सब्जेक्ट मिनिमम आप पढ़िए, 3 सब्जेक्ट पढ़िए, अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा भी मत पढ़िए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को सोचेंगे रोज़ थोड़ा 1 घंटा पढ़ूंगा तो वो मैनेज मतलब नहीं होता। 3 घंटा 4 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। और न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए ना, न्यूज़पेपर मतलब वो एकदम की है आपके सिलेक्शन के लिए। हमको लगता है कि हम तो सिलेबस सब कुछ पढ़ रहे हैं, बट न्यूज़पेपर आपको नए आइडियाज़ देते हैं, बहुत सारे राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होती है। न्यूज़पेपर कम से कम 2 न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए शाम, और कभी भी दिन में मत पढ़िए। शाम को जब सब लोग मतलब कोई नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर, तब शाम को आप पढ़िए। सर जैसे आपने रेंजर की तैयारी की थी तो उस टाइम पेपर 2 में मेरे ख्याल से 5 सब्जेक्ट थे पेपर 2 में। हाँ, साइंस टेक एनवायरनमेंट, हाँ। और पेपर 1 में 4-5 सब्जेक्ट रहे होंगे। तो ये 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इसका रिवीजन कैसे करते थे आप? एग्जाम आ रहा है या फिर बीच में अगर रिवाइज करना हो तो? मैंने वही बताया, रिवीजन जैसे मैं कोई भी बुक पढ़ता था, एक बार जैसे मैंने पढ़ लिया तो फर्स्ट रीड में एक बार, जब मेरी आदत है कि मैं एक ही बार में पूरा बहुत बार में मतलब बहुत सारा एक ही बार में नहीं पढ़ता, एक रीड ले लेता था जनरली। एक बुक जैसे मुझे कंप्लीट करनी है तो मैं एक बुक को पूरा रीड कर लूँगा फर्स्ट से लास्ट चैप्टर तक, मेरी ये जो हैबिट है। उसके बाद मैं सेकंड टर्म से फिर उठाऊँगा, तब क्या एक बार ये मैक्सिमम से 8 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, चाहे कितनी भी मोटी बुक रहे, 8 से 10 दिन में मुझे कंप्लीट करना है, टारगेट लेके मैं कंप्लीट करता था। एक बार कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर मैं उठाता था कुछ पेपर और थोड़ा देख लेता कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। जैसे रेंजर के टाइम में तो खैर नहीं किया था ऐसा, लेकिन उसमें तो मतलब उतना समय भी नहीं मिल पाया था हम लोग को। लेकिन कोई भी एग्जाम जैसे हम कर रहे हैं तो ये एक बार रीड कर लीजिए आप, उसके बाद रीड के बाद आप उसमें से देखिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। उसके बाद उसको अंडरलाइन कर करके पूरा एकदम आप मतलब 3 बार कम से कम एक बुक को पढ़ता था मैं। एक बुक अगर मुझे कंप्लीट करनी है, मुझे मालूम है ये बुक मुझे पढ़ना है, तो 3 बार उस बुक को पढ़ना है। तो फर्स्ट रीड एक मारता था, सेकंड रीड जब करना है तो उसमें फिर आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, सब मतलब समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हमको सब कुछ मालूम है, एक मतलब ड्रॉ बन चुके हैं आपके अंदर में। उसके बाद फिर आप उसको अंडरलाइन करके, और उसके बाद थर्ड रीडिंग में आप मतलब आप बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जैसे कि हाँ ये चीज़ें मुझे इस बुक से ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो थर्ड रीडिंग में उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए पूरा। तो ये शुरू में ही आप 3 रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप जो आपका रिवीजन है वो आपका एग्जाम के थ्रू या जो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका वो रिवीजन होता रहेगा। इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो आप फिर से बुक पढ़ लीजिए, लगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही चीज़ें छूट रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, आप लक्ष्मीकांत की सर पढ़ाते होंगे, तो वो ऐसी बुक है जिसको आप 15 बार ही पढ़ेंगे तो आपको 16वीं बार में एक नई चीज़ मिल जाएगी। वो एक ऐसी बुक है, वो बिल्कुल खदान है वो ज्ञान का, उस बुक को जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है वो। एक हर आदमी को, कॉमन मैन को भी पढ़ना चाहिए। इवन मैंने शादी के बाद अपनी वाइफ को भी पढ़वाया उस बुक को, तो वो बहुत अच्छी बुक है। सर कौन से न्यूज़पेपर पढ़नी? कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, जैसे यहाँ पे दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, उस टाइप की कोई पढ़ लीजिए। बाकी हाँ कोई भी, जैसे बाकी हम जैसे करते थे तो द हिंदू को पढ़ते थे। अगर पढ़ सकते हैं ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द हिंदू, या फिर एक और कौन सी आती थी भूल रहा हूँ मैं, द हिंदू की जो बुक होती है एडिटोरियल्स, वो आप ज़रूर पढ़िए। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो वो पढ़ लीजिए। या दूसरा डाउन टू अर्थ है, उसके कुछ आर्टिकल्स आते हैं, वो एक ना आजकल तो बहुत सारे यूपीएससी के सब वो भी बन गए सिलेबस वाले, वो जो आते हैं ना क्वेश्चन मार्क वाले, उसमें बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं। तो आप आर्टिकल्स पढ़िए, पूरा पेपर न्यूज़ मत पढ़िए, आप एडिटोरियल्स जो होते हैं ना उसके, उन पर फोकस करिए। जो एडिटोरियल्स है वो 2-3 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़िए। बाकी तो फ्रंट लाइन तो किसी भी एक पेज का अपना कोई भी पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर या जो भी पढ़ते हैं आप अपने लोकल छत्तीसगढ़ का जरूर न्यूज़ पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन में वेटेज रहता है। तो छत्तीसगढ़ का एक पेपर कोई भी उठा के पढ़ लीजिए। एडिटोरियल्स आप हिंदी इंग्लिश अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप द हिंदू वगैरह का पढ़िए जरूर। उससे आपको ना बहुत सारी हिस्ट्री सब कुछ जानकारी उसमें बहुत अच्छे से मैनेज करके देता है, और बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं उसमें, तो वो आप पढ़िए। सर और मैगजीन वगैरह? मैगजीन देखिए, अगर आप यहाँ कोचिंग कर रहे हैं तो सर लोग आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स अपडेट करते ही होंगे। मैं वहाँ पे कोचिंग था जैसे विजन आई, इसका हम पढ़ते थे, क्योंकि एक कोई भी कोचिंग का, बहुत सारे कोचिंग का मटेरियल, एक कोई कोचिंग का ही मैगजीन उठा लिया। तो जो आते प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, वो सब ज़्यादा फोकस नहीं करता मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिवियल वो भी देते हैं, इतने फैक्ट्स देते हैं कि ना उतने फैक्ट्स काम भी नहीं आते और ना ही दिमाग में रह सकते हैं। तो
फैक्ट्स के बजाय चीज़ों को मतलब पता होना चाहिए एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या, कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्स पे आप फोकस नहीं कर सकते कि ये कहाँ हुआ वो कहाँ हुआ, हालांकि कई क्वेश्चन आते हैं आजकल लेकिन वो बहुत कम ही रहते हैं, तो उस टाइप की चीज़ों पे फोकस मत करिए। कोई भी एक कोचिंग के, चाहे सर के अगर अवेलेबल कराते हैं सर की कोचिंग से, कोई भी एक जगह से आप पढ़ लीजिए, और एक मैगजीन ही काफ़ी होता है। आप जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें सब कुछ रहता है, लेकिन वो एक कंसंट्रेट हो जाता है, तो एक बार आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तो मैनेज हो जाता है। करंट अफेयर आपका वो पूरा उससे मैनेज हो जाएगा। तो कोई एक कोचिंग का या कोचिंग का ही बेहतर होगा, क्योंकि वो बाकायदा आपके एग्ज़ाम के लिए फोकस होकर उसको पता है कि किन चीज़ों पे बनता है, तो वो उठा के ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। जो जनरल आते हैं उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, वो कोचिंग वाले ज़्यादा फोकस होकर बनाते हैं। उनका स्पेशल हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लगाते हैं। अच्छा लगाते हैं, हाँ तो बेस्ट है। अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है तो उसमें मैंने बताया ना, बहुत सारी जगह पे मत डाइवर्ट होना, एक चीज़ को बार बार पढ़ना, वो आपको ज़्यादा आउटकम देके जाएगा, ये एकदम फैक्ट है। बस ये है कि अच्छी बुक हो, अब सर ने अच्छा अगर गाइडेंस के लिए बनाया हुआ है, उनकी क्लास ले रहे हैं तो बेस्ट है, आप उस पर ही फोकस करिए, उसको 4 बार पढ़िए। नोट्स बनाते हैं। वही सर, आपके नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी कैसे थी? आप बुक के थ्रू नोट्स बनाते थे या मैंने ना बहुत नोट्स नहीं बनाया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ हर बच्चे का क्वेश्चन है। हाँ वो नोट्स का कैसे बनाए? नोट्स बनाना ना वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। मैंने मतलब मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज हुआ, फिर लास्ट का जो सॉल्यूशन मुझे निकला वो मैंने ये निकाला था कि मैं पेजेस में ना, जैसे जो भी स्टैंडर्ड बुक, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, मैं लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लिया। अब मुझे लगा कि ये चीज़ इसमें नहीं दिया है, वैसे तो लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया, बट फिर भी कभी कुछ करंट की चीज़ें आती है, जैसे उस टाइम दिल्ली का इशू बन रहा था, तो जो भी करंट इशू आ रहा है उसको आप एक पेज में नोट कर लीजिए, और जिस स्टैंडर्ड बुक की जो रिलेवेंट जो है जो चैप्टर जहाँ पर है वहाँ पे उसको अटैच कर दीजिए। इससे अच्छा कोई दूसरा नोटबुक नहीं बन सकता। आप अगर लिख के बनाते रहेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और पूरा दिमाग नोट्स बनाने में लग जाए कि ये नोट्स वहाँ वो नोट्स वहाँ, जो एकदम जिसमें कुछ नया नहीं होता ना, जैसे हिस्ट्री है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है, और कोई दूसरी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं बदलेगी, एकदम स्टैंडर्ड, उसका तो नोट्स बनाइए। बट जो डायनेमिक चीज़ें हैं ना, उसका नोट्स बनाने के पीछे मत पड़िए। उसमें आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसके साथ में वो आजकल तो स्टिकर सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो लिख के अपने बुक में अटैच करते जाइए, वो ज़्यादा काम आता है। आप दूसरे, क्योंकि आप जब पढ़ते के टाइम आप जाएंगे उसी बुक में जाएंगे, वो देखेंगे स्टिकर लगा हुआ, एक रीड कर लिए, आपके माइंड में क्लिक करके आप बात खत्म हो गई, तो वो ज़्यादा सही तरीका। तो पॉइंट वाइज उसको अपना वहाँ पे लिख लीजिए। बाकी आप पूरे चीज़ों को लिखेंगे, फिर आपको लगेगा कि अरे बुक का तो मैं लिखा नहीं उसमें, फिर बुक का भी लिखेंगे, फिर वो कंफ्यूज होगा आदमी, फिर वो बंद कर देगा। मैं से कई बार किया और उसके बाद बंद कर देता था कि हटा नोट्स नहीं बनाना करके। तो लास्ट का सोल्यूशन वही निकला था, वो ज़्यादा यूज़फुल है, लास्ट तक वो मेरे काम आया, तो वो आप कर सकते हैं, वो बेहतर तरीका है। एक बुक को जितना ज़्यादा हो सकता है उतने बार पढ़ो, सबसे बेस्ट। बुक आप रीड करिए, स्टैंडर्ड बुक कभी कितना भी अच्छा कोचिंग जाइए, कितना भी, आपका सेल्फ स्टडी ही आपको आगे बढ़ाएगा, और आपको जो इनपुट मिल रहा है सर की तरफ से वो बेस्ट है, और उसमें फेथ रखिए कि मुझे अगर भाई वो अगर पढ़ के सब जगह झेल के अगर आपको बता रहे हैं तो डैम श्योर उससे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा आपको बताने के लिए। तो भरोसा करिए, जब यहाँ पे आपने चूज़ किया है तो उस पर भरोसा करिए, और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स और जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके साथ में स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर पढ़िए, अल्टीमेटली वो काम आएंगी, बहुत काम आएंगी वो। और बताइए कुछ। लास्ट मंथ के रिवीजन के लिए आपने बुक से ही जो नोट्स बनाए थे उसी पे हाँ, क्योंकि वो आपने देखो साल भर जो आपने पढ़ा नई चीज़ें जो आपको लगी कि हाँ ये इस सब्जेक्ट्स में ये यहाँ पे काम किए, वो जब आप उस बुक को उठाएंगे और बुक में हाईलाइट करना, मतलब ये मत सोचना मेरी बुक गंदी हो जाएगी। बुक को जितना गंदा कर सकते हो बुक गंदा करो, जितना हाईलाइट करना करो। कभी कभी होता था कि एक आध पेज तो पूरा ही हाईलाइट होता था, ऐसे भी स्थिति आती है, तो उसमें शर्माना मत, पता वो करते जाओ, जितना उनको पता चलेगा कि ये पेज पूरा ही पढ़ना है, आपको मालूम है, तो इसलिए उसको जितना गंदा कर सकते हो बुक को गंदा करिए, और जितना चिपका सकते हो उसमें सब चिपकाइए, वो बहुत काम की चीज़ है। और नोट्स वैसे ही बनाना सबसे अच्छा है। एग्जाम में आपको बुक का साइड याद आ जाता है, इतना पढ़ लेते हो कि ये साइड तो कुछ लिखे थे करके। हाँ वो होता है, बिल्कुल दिखता है आपको सामने वहाँ पे, सही बोल रहे हैं सर। वो होता है। सर इंटरव्यू में आपसे मतलब सब्जेक्ट का ही पूछा गया था कि कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा गया था? सबसे पहले तो मुझे पूछा गया था कि आप NIT रायपुर से पास आउट है, NIT अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद फिर आपने जिंदल स्टील, नाम बड़ी कंपनी है, वहाँ पर जॉब किया, फिर जाकर उस टाइम हॉस्टल वार्डन में पोस्ट पे था, हॉस्टल वार्डन में, और देवभोग के पास में एक बहुत इंटीरियर विलेज है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। पहले वहाँ पर आपने पोस्टिंग लिया, कैसा फील होता है करके?
तो लिटरली बता रहा हूँ, मेरी आँख से आंसू आ गया था, मुझे लगा था, मैं लगा सर बहुत बुरा फील करता हूँ करके। बाद में बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए। और मुझे 44 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, और शायद वो आंसू भी काम आया रहा होगा। लिटरली मैं फील हुआ था, बहुत पेन था कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद, और हम बहुत कुछ सपना गए तो वहाँ पे IAS बनने का, और बहुत बड़ा बड़ा सपना लेके कोई आदमी गया है, और जाके जब इतने इंटीरियर में बैठा हुआ है तो दुख तो लगता ही है। और यहाँ से मैं बस में बैठ के आता था 6 घंटे के रास्ते में, वो आपके पीछे अफसर बैठे हो, जानते हो वहाँ कैसा रास्ता है, तो बिल्कुल टाइगर रिजर्व से होके एकदम सिंगल लेन रोड में, तो बहुत बुरा लगता था उस टाइम। मेरे आँख से आंसू आ गया था, मैंने बोला सर बहुत बुरा लगता है, तो मुस्कुरा दिए सर ने, कुछ बोला नहीं, बोले ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, कुछ जो करंट में स्कीम चली थी से वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड, और वो सब पूछा था। और एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस किया था, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पे। और हाँ, और बस ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा था, बस स्टार्टिंग में यही एक क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि वही काफ़ी था, मतलब समझ गया था कि काफ़ी पेन में है, तो शायद इसलिए भी थोड़ा बेनिफिट मिला था। लेकिन ये है कि कभी ब्लंटली जवाब दीजिए, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक, क्योंकि देखो हमसे इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं ना कि हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये चीज़ आप बिल्कुल मान के चलिए, हम उनके सामने बिल्कुल बच्चे हैं, वो दुनिया में सब कुछ देख के बैठे हुए, तो वहाँ पर आप अपना जो है वो सब सामने बता दीजिए, हम ये हैं। वो जो उनको फील कर, उनको जो हमारी पर्सनालिटी हम बना नहीं सकते, जो हमारी पर्सनालिटी वो है, तो आप हमको उसी पे मार्क्स मिलना है, इसलिए उसमें जैसे आप हैं वैसा ही बन के रहिए, और उसमें बिल्कुल बिंदास होकर जाइए। कभी भी मत सोचिए कि ये पता होगा, नहीं पता तो नहीं पता है, क्या दिक्कत है भाई, हर चीज़ हमको पता रहेगा, ये हम कोई इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी ना है, हम वहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया बन के नहीं जाते। हमको जितना पता है वो हम बताएंगे, जो नहीं पता है वो नहीं बताएंगे। आप कैसे डील करते हैं चीज़ों को, वो मैटर करता है। कोई बहुत ज्ञानी अपने आप को वहाँ पे नहीं दिखाना होता है, ये मुझे समझ में आ गया। हालांकि एक ही इंटरव्यू दिया मैंने गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर में तो दिया था, और जितने भी इंटरव्यू थे सभी में अच्छा ही हुआ था, जितना भी इंटरव्यू है। तो कभी भी आप अपने आप को मतलब अच्छा दिखाने का प्रयास मत करिए, जैसे आप हैं वैसा बनिए, और अच्छा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंटरव्यू में पूछता है कि आप लोग से IAS क्यों आना चाहते हैं? हाँ, ये बोल नहीं सकते ना, क्यों आना चाहते हैं? नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, आप बोलिए ना। बोलिए सर, सबसे अच्छी नौकरी है, रुतबा होता है, पैसा होता है, हर कोई बोलता है वही सुने, तो इसलिए आना चाहते हैं। मतलब देखिए, हर कोई इसका बहुत सारे जवाब देते हैं, बहुत का कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है। आप कैसे उसको किस वे में लेके जाते हैं, वही उसका आप किस तरीके से उस जवाब को देते हैं, और उसको सामने वाले को पसंद आता है कि नहीं आता है। कई लोग बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, मतलब बहुत हाई जो अच्छे होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे से मैनेज करके जवाब दे सकते हैं। मेरे पूछते तो मैं तो यही बोला, सर मैं तो सुना हूँ अच्छा पोस्ट रहता है और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रहती है, वही सुन के आए, क्योंकि हमने तो बहुत एक एवरेज लाइफ देखी और हमको एक अच्छी लाइफ जीने की है इच्छा है, इसलिए हम आना चाहते हैं। और उसके लिए हमको एक ही रास्ता दिखता है भाई कि इसी के थ्रू आ सकते हैं, और कोई दूसरा ना हम बिजनेस स्किल है, ना हमारे अंदर कोई और दूसरा स्किल है। यही एक है जिसकी हम बैठ के मेहनत कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो मतलब मैं तो यही जवाब देता, अगर मुझसे पूछते हैं, पर नहीं पूछे मुझे तो कभी भी मतलब बताना, किसी का कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं होता कि आप ये बोलेंगे तो वो अच्छा बनेगा। कोई बहुत अच्छा बोल जाते हैं, कोई नहीं बोल पाते, बट जो आप फील करते हैं वो ऑनेस्टली बता दीजिए, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस। कई बार होता है आपका ना, मतलब हंसी मजाक में बहुत अच्छे स्कोर मिल जाते हैं। मतलब सुने स्टोरी ऐसा, तो जब बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे जो अच्छा सिलेक्शन लिए, तो वो बताते हैं बहुत हंसी मजाक में इंटरव्यू दे के और बहुत अच्छा आज क्लास 1 पोजीशन पे बैठे हुए। तो मैंने बताया इंटरव्यू में कभी आप एकदम डरिए मत। इंटरव्यू में सबसे पहले बात, कभी डरिए मत, एकदम बिंदास होकर जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, जो हैं आप उसको बताइए, क्योंकि आपने जो मेजर चीज़ें थी वो तो कवर कर लिया आपने। अब सिर्फ पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी, इसलिए पिछले पहले इंटरव्यू बोलते हैं, उसको पर्सनालिटी टेस्ट ही बोलते हैं। तो आपका सिर्फ प्रेजेंस में आप क्या हैं बस उसको बताइए एग्जैक्टली। अब अपने संघर्ष को छिपाने का या बताने का बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके मत बताइए, और छिपाइए भी मत उसको। सीरीज आई थी ना यूट्यूब में, देखना उसको एक्सपीरियंस। हाँ, वो बहुत अच्छी, वो उसने बहुत अच्छी वो देखिए। एक्चुअली इसमें जो पेन है ना एक स्टूडेंट की लाइफ का, उसने डायलॉग के थ्रू जो बताया है ना, वो वाकई में एक आदमी जो ईमानदारी से तैयारी करता है ना, उस चीज़ को समझेगा वो बहुत अच्छा है वो। और बताइए। और कुछ सर, इंटरव्यू के डर को कैसे किया, क्योंकि आज तक कभी स्टेज पे मेरा परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी
कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया। एक बार क्लास में स्टेज परफॉर्मेंस देने गया था और मैं आधा कुछ गाना गा नहीं गया था, भूल गया था। उसके बाद मैंने कभी स्टेज में चढ़ा ही नहीं, वाला हटाए। और हमारा तो कालीबाड़ी स्कूल से सर भी पास आउट है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं था, हम लोग आपस में जो करना करते थे। तो कभी इस चीज़ को अपने पर हावी मत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल, हाँ मैं समझ रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी भी है। मैं जब वहाँ पे था ना NIT रायपुर में, तो उस टाइम वहाँ पे जो आते थे अपना कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे हम इस चीज़ों को फोकस करते थे। तो बेहतर है कि बोलने का अगर आपको स्किल डेवलप करना, तो सबसे अच्छा कि अपने सामने बोलिए। जैसे कॉलेज में प्रेजेंटेशन वगैरह होता था, आप उसमें प्रेजेंटेशन देते थे? अच्छा नॉन टेक्निकल, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपना दर्पण के सामने खड़े होकर जो बोलना है ना, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। मैंने भी वही किया था कि हमेशा आईने के सामने, क्योंकि उस टाइम मैं हिंदी मीडियम से था और इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता था। तो सबसे बड़ा मतलब बाद में बोलने का तो चिंता अपने को उठाते हैं, कुछ भी बोल ही लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता था कि इंग्लिश में बोलना है। तो वहाँ पे इसलिए मैं आईने के सामने खड़े होकर तैयारी करता था। तो हाँ मतलब कॉलेज टाइम में, उसके बाद से तो ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार सिलेक्शन हुआ फिर। लेकिन आप अगर करना है, अगर फियर को दूर, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने सामने बोलिए। अगर आप अपने सामने बोल लेंगे तो सबके सामने बोल लेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। और फ्री होकर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जैसे आप ये सोचिए ना, फ्रेंड सर्कल में तो बात करते हैं ना, तो बस वही तो करना है, उसमें कुछ अलग नहीं रहता है। आप थोड़ा सा अच्छा बोलने के लिए, जब कोई जैसा आर्टिकल पढ़ लिए, कोई सपोज आपने एक आर्टिकल पढ़ा द हिंद, कोई भी एक न्यूज़पेपर का, उसी आर्टिकल को सेम रिपीट करिए कि आपने जो चीज़ें सीखी उसको दर्पण के सामने खड़े होकर बोलिए। आप 1-2-4 बार आप बोलेंगे, मतलब रोज़ 1-2 बार उस काम को करिए। आप धीरे धीरे बोलने की आपकी स्किल आ जाएगी, कुछ चिंता मत करिए उसमें, पर वो करिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको चीज़ें पता है और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा मेजर टास्क है वो। अगर वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है अगर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर आपको सच में बहुत फियर है तो उस चीज़ को करिए, आप डेली करिए 1 घंटे, मतलब कुछ नहीं। आप जब न्यूज़पेपर में पढ़े आर्टिकल, आपको एक बार रिवाइज करना ही है मन में कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद किया। तो उसके बाद जाके उसको एक बार दर्पण के सामने बोल लीजिए, तो आपका फियर भी खत्म होता जाएगा साथ में। ठीक है, और बताइए। हाँ जैसे कि हमको कई सारे लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, तो फोन पे ही जाते हैं, लेकिन फोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी कई बार बनता है। हाँ फैक्ट है बहुत। जैसे यूट्यूब पे हम सर्विंग रीजन करने के लिए वीडियोस देखने जाते हैं, तो वहाँ पर कोई अदर इश्यूज चल रहे होते हैं, करंट अफेयर वगैरह, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उसमें भी इंटरेस्ट आ जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मैं भी इसको बहुत फेस किया हूँ। उस टाइम मैं यूट्यूब थोड़ा आ चुका था हम लोग की तैयारी के लास्ट क्लास में भी। तो इसको एक ही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करिए, दूसरा से कोई सॉल्यूशन नहीं। और ये वाकई बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन है। अगर मोबाइल फ़ोन ना रहे ना तो लाइफ में आदमी की बहुत कुछ कर सकता है। मैं तो सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको अवॉइड करिए। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा, जब तक बहुत नहीं ना होना यूट्यूब में वीडियो देखने का अवॉइड करिए। बहुत गंदा हैबिट है ये। मैं खुद कई बार इसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बाद में कभी जब वहाँ मेरी पोस्टिंग में बहुत इंटरनेट, वहाँ नेटवर्क ही नहीं होता था, तो वहाँ से मेरी हैबिट थोड़ी कम हुई। अदरवाइज़ मैं भी दिल्ली में था, बढ़िया फ्री का वाईफाई था, अनलिमिटेड वाला, तो बहुत मिसयूज़ करता था। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए, एकदम अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि आप पढ़ के चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करिए वीडियो से कम जो वीडियो आप क्लास में ले ही रहे हैं, आप यहाँ पे तो सर से आप सीख ही रहे हैं, तो वीडियो अवॉइड करिए देखना। जितना पढ़ने की हैबिट डालेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कि चीज़ों को आसान तरीके से मत लीजिए कि ये वीडियो में सुन लिए, अपने को याद हो गया, बात खत्म। आप पढ़ के निकालिए, एक्सट्रैक्ट करिए उस चीज़ों को। तो जितना आप वीडियो बहुत आसान तरीके पर उसको अवॉइड करिए, बहुत अवॉइड करिए। जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे और आपकी माइंड जो है ना वो ज़्यादा अलर्ट होगा चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नहीं आएगा आपको कि हाँ आज मेरे पढ़ाई नहीं हो। एक दिन ब्रेक ले लीजिए, जरूरी नहीं कि आप रोज़ पढ़ें। कभी होता है किसी दिन एक दिन मूड नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन आप ब्रेक कर लीजिए, सेकंड डे फील करिए कि मैंने कल एंजॉय कर लिया और आज फिर से पढ़ना है, तो फिर से 3 दिन पढ़ लीजिए। तो मतलब हफ्ते में 2 दिन ब्रेक लेना कोई बहुत बड़ा हाँ नुकसान नहीं है, आप कर सकते हैं उसमें। मतलब क्योंकि आप इतना लंबा टाइम को तैयारी करना है, बहुत लंबा गैप हो जाने से तो अच्छा है, और रिग्रेट में दुख के दिन खराब करने से तो अच्छा है कि एक दिन आप ये मान के चलिए आज मैंने ब्रेक लिया, ठीक है, एक दिन लाइफ एंजॉय भी करना है भाई। हमको तो 2 साल 2 साल नहीं बोलना चाहिए, 1 साल ही कोशिश करिए, लेकिन जो भी 1 साल 2 साल जो भी समय है, तो उस समय को हमको तो वैसे ही जीना ही है। तो 1 साल तक आप रोज़ सोचेंगे कि मैं बिना न कहीं जाऊँगी, ना कहीं आऊँगी, ना कहीं, हम जैसे होता है सबसे पहले यही करते कि शादी में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। सबसे पहला बाइकआउट हो गया, हम भी वही किए थे कि हालांकि लोग पूछेंगे कर क्या रहे, तो जाने ही नहीं कहीं के। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता था। तो ठीक है, मतलब उस चीज़ को आप हम तो ये करते थे कि दिल्ली में शुरू में गया ना, तो
एक हफ्ते पढ़ते थे और बिल्कुल जिस दिन टेस्ट दे के आते थे उस दिन शाम को सोचते कि आप घूमेंगे आज दिल्ली, तो हम कभी एक दिन सेंट्रल पार्क चले गए, कभी सिटी मॉल वहाँ चले गए, तो जहाँ पैसे खर्च होते वहाँ जाते थे, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड होते थे, तो जहाँ पैसे कम खर्च हो वहाँ ऐसे एक जगह दिल्ली का आज कुतुब मीनार देखने चलते, तो ऐसा घूमते थे। बाद में फिर टेस्ट आके देखते थे स्कोर बहुत कम है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है यार तो फालतू घूम लिए, तो उसके बाद फिर वो घूमना बंद हो गया। लेकिन फिर भी एक दिन कभी मूवी देख लीजिए, वो करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप रोज़ सोचेंगे कि पढ़ता रहूँ, एक ही शेड्यूल फॉलो करता हूँ, वो इम्पॉसिबल है। आदमी मोनोटोनस हो जाता है और नहीं हो पाती, वो चीज़ें नहीं हो पाती है, एकदम फैक्ट है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन आप ब्रेक कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग ब्रेक मत करिए। एक दिन ब्रेक कर रहे हैं तो दूसरे दिन फिर से वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। फिजिकल भी तो होता है ना फिजिक्स। हाँ फिजिकल होता है पर निकल जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। और लड़कियों के लिए 16 किलोमीटर होता है, लड़कों के लिए 26 किलोमीटर वॉक करना होता है। हफ्ते मतलब एक महीना प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, महीना भर भी लगता है, 10 दिन भी। अगर फिट है तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट अगर थोड़े से अनफिट है, जैसे हम हो गए थे थोड़ा से, तो थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। रनिंग 26 किलोमीटर है, क्योंकि होता है 20-22 किलोमीटर आदमी चल लेता है, पर उसके बाद 3-4 किलोमीटर बहुत डिफिकल्ट होते चलना, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर ली, नींबू वीबू यहाँ डाल के, तो उससे मुँह नहीं सूखते, ऐसे तो ट्रिक्स से छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर लेंगे, वो बहुत मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू एग्ज़ाम निकालना ही रहता है। हाँ ऐसा ही बहुत टफ होता है, उसका तो फिजिकल ही मेन रहता है। हाँ उसके फिजिकल का मैं नहीं, वो तो फिर मतलब उसमें आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँगा, मैंने किया ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ। SI का बहुत अलग रहता है, उसका इसमें और उसमें वो मैच नहीं है। ठीक है, फिर और कुछ पूछना है किसी को? मेरा सब होता है कि पढ़ाई करना है, ऐसा मन में रहता है कि नहीं मेरे को पढ़ना है, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं मतलब एक तरफ और दूसरे ख्याल आते रहते हैं। ख्याल बहुत समस्या होती है। ख्याल जो होता है ना, उसको देखिए, मन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा आपको। मतलब देखिए लाइफ में ना, अब दो सीरियस नोट में आप बोलो, क्योंकि ख्याल सबके दिल में आते हैं, बहुत सारे ख्याल हमारे मन में होते ही हैं, हम लोग उन्हीं ख्यालों के सहारे तो जी रहे होते हैं, तो इसलिए। लेकिन सीरियस नोट में बताऊं, अगर आपको जब आप फोकस हो जाते हैं ना, जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में अगर मैं ये नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं रोड में आ जाऊंगा, जब वो फियर होता है ना, जैसे आप बोल रही थी फियर, जो फियर होता है ना, वो आदमी आपके सारे ख्यालों को ख़त्म कर देता है। मतलब कभी आप सोच बैठिए और सोचिए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। लड़कियां तो चलो फिर भी बोलती है शादी करके सेट हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ये होता है, ये बहुत एकदम फैक्ट है ये। मतलब ना, ये लड़कों और लड़कियों में फ़र्क है कि और भले ही कोई मुझे कुछ भी बोले, बट ये एकदम जेन्युइन फैक्ट है कि लड़कियों के साथ एक लाइफ में ऑप्शन है कि शादी हो जाएगी, और कई बार होता है शादी के बाद भी पढ़ के फिर बाद में अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाती है। लेकिन लड़कों के साथ ये बहुत मेजर इशू कि आपकी अगर लाइफ में अगर नौकरी नहीं आई ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये एकदम फैक्ट है, इसको मतलब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कोई, भले जेंडर इक्विटी दुनियादारी की बात कर लें, पर ये जो जेन्युइन फैक्ट है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप मतलब ना सारे ख्यालात भूल जाइए और एक ही चीज़ सोचिए कि अगर मैं नहीं किया तो मेरा क्या होगा। ये जब माइंड में थॉट आ जाएगा ना, तो सारे ख्यालात खत्म हो जाएंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे आप, मैं सच बता रहा हूँ। और यही एक मात्र तरीका है अपने ख्यालों को कंट्रोल करने का, दूसरा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ फॉरेस्ट में आ सकते हैं, फॉरेस्ट में इशू नहीं। हाँ पुलिस में वो रहता है प्रॉब्लम, बट फॉरेस्ट में वो सब चीज़ें चेक नहीं। फॉरेस्ट में सिर्फ आपका उसका मैं आपको सर को भेज भी दूंगा, उसको जो मेडिकल का जो रिक्वायरमेंट रहता है ना, IFS का, सेम IFS का जो है वो ACF का है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं चेक होती है। ठीक है, किसके? नहीं, इसमें NCC का बेनिफिट नहीं है, इसमें नहीं है फॉरेस्ट में। वो आपके इंटरव्यू वगैरह में दिखाने के लिए ठीक है, मतलब उसमें आपको ऐसा मतलब बाकी मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलता। जितने आप एक्स्ट्रा करिकुलर किए रहेंगे तो वो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट देते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किए तो लगता है ना एक्टिव बंदा है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मतलब वो रहता है, बेनिफिट मिलता है जिनके पास रहता है उसका। तो और बताइए। सर आप एप्टी के लिए कैसे करते हैं? जैसे मैं बायो से हूँ तो मुझे मैथ्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है। हाँ FT मेरा पहला प्रीलिम्स UPSC का FT के कारण ही रुका था। उस टाइम मुझे लगा था मैं तो इंजीनियर हूँ, FT बना ही लूँगा, पर जब टाइम लिमिट की बात आती ना तो नहीं हो पाता। मेरा 120 कुछ स्कोर हुआ था और नहीं हो पाया था मेरा पहला प्रीलिम्स।
मेरे इसमें अच्छे मार्क्स थे जीएस में। 3-4 महीना प्रिपरेशन करके मैंने अपीयर हो गया था और मेरे प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर भी कर लिया था, मतलब जीएस पार्ट में। बट जो उसका एफटी का पार्ट था वो बहुत वीक था। एफटी के पार्ट के लिए आप सर जैसे कोचिंग में कर रहे हैं तो उसके ट्रिक्स आते हैं, वो बिना ट्रिक्स के आप नहीं कर पाएंगे। एफटी का एकदम फैक्ट है कि आप सोचें कि जैसे हम 10th में पढ़ते थे वैसे वे में बनाएंगे तो नहीं होंगे। उसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, सर लोग आपको बताते होंगे। हर उसका क्वेश्चन के पैटर्न है, उसमें एकदम मतलब 10-20 टाइप के पैटर्न रहते हैं। उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप याद कर लीजिए और जितना प्रैक्टिस करते हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। एफटी का एकमात्र सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। जितना आप एफटी का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आउटकम आएगा। और बायो से तो थोड़ा और एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, ये सही है। तो उसमें ना आप जितने भी आपके सीजीपीएससी के जितने अभी तक एग्जाम होंगे उनको बार बार उठा के बनाइए, क्योंकि एकदम सेम पैटर्न है, उसमें बहुत वेरिएशन नहीं होता है। तो आप उसको उठा के एक टाइप के क्वेश्चन टाइप जो क्वेश्चन टाइप्स है ना, जैसे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके एक पैटर्न को उठा लीजिए, उसके रिलेटेड उसके ट्रिक्स देख लीजिए, उसके बाद उस ट्रिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनाइए, 20, 25, 40। एक बार उस मतलब 1 महीने तक, जैसे 1 महीना तो ज़्यादा ही बोल दिया, तो 4-5 दिन तक एक ही क्वेश्चन के पैटर्न को जितना वे में बन सकता है बनाइए, तो उसमें आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा टाइप उठाइए, फिर ऐसा करते करते आप में एक मतलब 6-7 महीने में आप हर ट्रिक्स को जान जाएंगे उसमें, और उसके बाद फिर कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप मतलब उसमें जितना उसको छोड़िए मत, एफटी के क्वेश्चन हमेशा बनाते रहिए, उसको प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा वो। एफटी में सिर्फ प्रैक्टिस है। शुरू में ट्रिक्स जरूर सीखिए, ट्रिक्स के बाद उसमें प्रैक्टिस में लग जाइए उसकी। हाँ, टाइम तभी मैनेज हो पाएगा, क्योंकि उसमें अगर ट्रिक्स के बिना आप सोचेंगे ना तो नहीं बन पाता वो एकदम। हालांकि इसमें तो टाइम रहता है, फिर भी 2.5 घंटे का टाइम है ना। हाँ, तो उसमें आप बाकी पार्ट को जल्दी करके इसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन फिर भी उसमें ट्रिक्स बनाइए, ट्रिक्स के साथ में उसके बाद प्रैक्टिस करिए। अभी क्या है, वेटेज कम हो गया है तो लोग पढ़ना छोड़। अच्छा, लेकिन वहाँ उसमें क्वालिफाइंग है ना, हम हाँ हमारे में भी क्वालिफाइंग था यूपीएससी में, तो हम नहीं फोकस करते, लेकिन इसमें जुड़ेगा मार्क्स। अगर कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जुड़ता है, तो इसलिए व्यापम का कोई भी फॉरेन एग्जाम तो उसमें मैथ्स रीजनिंग तो बहुत हो गया। हाँ, उसमें व्यापम के एग्जाम, मेरा व्यापम में इसी के भरोसे निकला था, वो हॉस्टल अधीक्षक वाला पोस्ट था वो भी एफटी के भरोसे ही निकला था। एफटी मेरा पहला एफटी वीक था ना, तो मैंने उसमें बहुत फोकस किया, क्योंकि सेकंड प्रीलिम्स उसी के बेस पे निकला मेरा, और तो उस टाइम वो उस पर उसका मार्क्स ऐड होता था, तो इसलिए ना उसमें आप फोकस करिए। वो आपको दूसरे कोई ना कोई जॉब तो दिला देगा, ये याद रखिए। एफटी आपको कोई ना कोई एक जॉब कंफर्म कर देता है, क्योंकि बैंकिंग दुनियादारी जितने एग्जाम सब में एफटी का अच्छा वेटेज रहता है। तो ठीक है, पीसीएस के लिए आप मतलब यूपीएससी या पीएससी के लिए आपको बड़े पोस्ट के लिए उतना मतलब बेनिफिट नहीं दे पाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक जॉब जरूर दे देगा। तो एक जॉब अगर आपको सिक्योर कर रहा है तो उसमें टाइम देने में कोई मतलब नुकसान नहीं है। क्लासेस और लगेंगे आपको, सब सब्जेक्ट के क्लासेस जीएस का मेन क्लास अभी जीएस का चल रहा है। अच्छा, तो जीएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेन अभी प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस। हाँ, नहीं सही, प्रीलिम्स में तो फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता ना तो आदमी का लगता है कि मैं तो पहला स्टेज निकल पा रहा हूँ, तो वो और असली गेम, अभी हमारी डिस्कशन हुई थी कि असली गेम तो कॉन्फिडेंस का ही होता है। आपका जितना कॉन्फिडेंस सही रहेगा उतना ज़्यादा आप रिस्क उठाएंगे और उतना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे पेपर में। बहुत लोग यूपीएससी का जब एग्ज़ाम देते या कोई भी एग्ज़ाम जब देते तो हम लोग ना पहले, ये सर से वही डिस्कशन भी हो रहा था, तो हम लोग पहले एकदम बिल्कुल टारगेट लगे कि 60 क्वेश्चन के ऊपर छूना नहीं है। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब एक तो नेगेटिव मार्किंग भी कम हो गया, ऑप्शन भी कम हो गए हैं, तो जितना मैक्सिमम कर दे। मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स में लास्ट जो प्रीलिम्स था उसमें 100 में 100 अटैम्प्ट किया था, और कुछ मेरा स्कोर भी हुआ था, 142 के आसपास का स्कोर भी हुआ था। तो रिस्क उठाने से नहीं डरेंगे। और तो नहीं डरने का एक ही कारण है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। दूसरा और उसका वही है कि आप प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहने, मतलब उसमें कभी भी फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो जीएस और इन सब पे ना, जैसा सर अभी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीलिम्स अगर निकल गया तो व्यापम निकल जाएगा। हाँ, और वही कॉन्फिडेंस रहता है कि आपने बोला कि ये मतलब एमसीक्यू तो मेरा स्ट्रांग हो गया, ये एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर आप मतलब व्यापम के पोस्ट तो निकाल ही लेंगे। जैसे अभी एक लोकेश बैस करके सर जो बता रहे थे, उनका बहुत अच्छा था यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए, हर एग्ज़ाम वो निकालते हैं वो। तो ये प्रीलिम्स का जो पार्ट है ना एमसीक्यू को एक बार ही रहता है, एक ही बार की मेहनत है। एक बार अगर आपने निकाल लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद आप ना अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम आता है, जैसे मैंने झारखंड का एग्जाम देने गया था ना, जब वो भी क्लियर हो गया था मेरा बाद में, हालांकि
में कुछ ऑप्शन वगैरह आया तो वो फाइनल नहीं हुआ, बट वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो उस टाइम उसके बाद फिर आप झारखंड, यूपी, एमपी कहीं जाओ, एक बार अगर आपका बिल्टअप हो गया कि कॉन्फिडेंस कि हाँ ये एग्ज़ाम में से निकल जाता है, MCQ निकल, तो आपका हर एग्ज़ाम निकलेगा। मेरा रेलवे में भी निकला, वो झारखंड वाला भी निकल गया, ये भी। फिर वो MCQ में ना आदमी को लगता है कि ये तो मेरे हाथ का है। इसलिए फॉरेस्ट में भी मैं जब बैठा ना तो मैं बहुत मेहनत नहीं किया इसके लिए, मुझे लगा कि ये तो निकाल लूँगा। मैंने उससे FT भी तैयार की, हिंदी भी तैयार, इंग्लिश भी तैयार, छत्तीसगढ़ पढ़ ही लिया हूँ, तो वो चीज़ें माइंड में आ जाती है ना, तो आप रिस्क उठाना से डरते नहीं और वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो प्रीलिम्स से बहुत फोकस करिए। एक बार प्रीलिम्स निकल गया तो आपका कोई ना कोई जॉब सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपना बेस्ट निकालने के लिए आप एफर्ट लगाते रहिए। प्रीलिम्स से बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, प्रीलिम्स निकालने पे जरूर फोकस करिए, क्योंकि आपको लगता है ना कि हाँ एक स्टेज तो मेरा क्लियर हो गया हो, तो फिर आपको लगता है कि अगला भी मैं कर लूँगा। और अगर आप मेंस का तैयारी बहुत अच्छा करें लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो फिर आपको लगेगा कि थोड़े दिन में आप ना डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सफलता भी जरूरी है, नहीं तो फिर आदमी डिमोटिवेट होने लगता है। ठीक है, और कुछ और कुछ नहीं था। पूरे टाइम में आप पॉजिटिव कैसे, मतलब नेगेटिव आगे नहीं होता, पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन किया? नहीं, पॉजिटिव मेंटेन तो नहीं होता, नेगेटिव तो होता है आदमी, ये एकदम सही बात है। बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी ऐसा लगता था कि सारा लाइफ ख़त्म हो गया। मतलब मैं स्पेशली जब तक पढ़ाई की तब तक तो उतना नहीं लगा, लेकिन जब मैंने जॉब ज्वाइन किया ना वहाँ का, तो मुझे लगा अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। अब मैं मतलब मुझे लगा कि यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा करके, तो ना मतलब लिटरली में रिग्रेट होता था। और नेगेटिविटी से बचने के लिए आदमी एक लिमिट तक तो एफर्ट लगाता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लक फैक्टर साथ देना चाहिए। अगर वो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम नहीं निकलता ना तो सच में बहुत डिप्रेशन में भी चला जाता, लगता है कि ख़त्म हो गया करियर ऐसा। तो नेगेटिविटी से निकलने का एक तरीका कि आपका मोटिवेशन ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। और हालांकि फिर भी बहुत 3 साल लगभग मैंने सस्टेन किया, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखा था। और तो एक तो छोटा छोटा जो बीच में आपको सक्सेस मिलता है ना, वो आपको नेगेटिविटी से दूर करता है। मतलब आपको लगेगा कि चलो मैं टॉप 15,000 में तो आगे, 15,000 का लगभग एग्जाम निकलता है तो UPSC में, तो आपको लगता है कि चलो मैं इंडिया के टॉप 15,000 में तो आगे प्रीलिम्स निकाल के, तो ऐसा वो बीच में वो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहता है। और दूसरा, आप बीच बीच में एग्ज़ाम देते रहिए, तो कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम भी निकलता रहेगा ना, तो आपका एक रे ऑफ होप जो होता है ना वो बना रहता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। दूसरा टेस्ट देते रहेंगे, टेस्ट में स्कोर अच्छा आता है, भले वो मैटर कुछ नहीं करता, लेकिन वो बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, नेगेटिविटी से भी दूर करता है। आपको कोई बाहर की चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं देगी, आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना वही आपको पॉजिटिविटी देगा। तो आप छोटे छोटे टेस्ट में भी, जब आप जैसे कोचिंग के टेस्ट दिए, आप यहाँ पे अगर लगा कि आप मतलब 50 बच्चे अगर हैं यहाँ पे, आप शुरू के 30 बच्चों में आते हैं, फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरे को शुरू के 10 बच्चों में आना है, फिर वो 5 बच्चों में, आप सिर्फ कोचिंग को ही अपनी दुनिया मान के चलिए बाहर मत जाइए। तो आप यहाँ पे जब शुरू में अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तो ये आपको पॉजिटिव देगा कि हाँ मैं जब इस कोचिंग में अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ में भी करूँगी, यही तो पढ़ना है, यही तो सिलेबस है। तो एग्ज़ाम और जितने आप अपीयर होंगे, जैसे हम तो खैर कंपटीशन उसमें नहीं देते थे एग्ज़ाम, जब घर में बैठ के देते थे, लेकिन लगता है कि हाँ 70% स्कोर हो गया तो अच्छा स्कोर हो गया, तो यही चीज़ आपको पॉजिटिविटी देगी। और नेगेटिविटी से बाहर कोई आपको दूसरी अच्छी चीज़ नहीं देगी आपको, सिर्फ क्योंकि आप फोकस आप एग्ज़ाम में रखें, तो सिर्फ एग्ज़ाम का जो आउटकम है, रिजल्ट है, वही आपको पॉजिटिव बना के रखेगा। ठीक है, तो उसी में इसलिए टेस्ट ज़रूरी है, वही आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। मैं बहुत फोकस करता हूँ टेस्ट सीरीज और मॉक MCQs में। हाँ बहुत ज़्यादा, आप क्योंकि आप 50 बच्चों में कंपटीशन चल रहा है, आप अपने क्लास में अगर टॉप करोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस आपको छोटी छोटी जो खुशी है ना एक दिन बड़ी होती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप 5 बच्चों के, हाँ मैं आज अपने कोचिंग में टॉप कर लिया या टॉप 5 में आ गया। मेरी वाइफ भी, वो भी सिविल जज का प्रोफेशन कर रही है, तो उसको मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज, पहले वो अवॉइड करती, मतलब टेस्ट सीरीज दिया करो, तो अभी ये वो टॉप 10 में आने लगी, तो मतलब अब उसको लगता है कि नहीं मैं बन जाऊँगी, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। वो घर में बैठ के तैयारी करिए, या आप लोग भी अभी ऑनलाइन कुछ कोचिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आप जब देखेंगे हाँ मेरी रैंकिंग टॉप 5 में आ रही है, टॉप 10 में आ रही है, तो आपको हिम्मत बढ़ जाएगी और वही पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाएगी। बाकी दुनिया की कोई आपको पैसा दे दे, कुछ दे दे, आपको वो पॉजिटिविटी नहीं दे सकता जो आपको आपका रैंक दे सकता है, आपको नंबर दे सकता है। तो उसी पर फोकस करिए, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लो 5 मिनट। और सेशन थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया था, 10 बजे के टाइम से पहले, लेट ज्वाइन किए। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। सर और तो हम सब की ओर से आपको एक छोटा सा भेंट है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू बोलो और बोलो, आते रहेंगे। मोस्ट वेलकम। आपको भी कभी भी अगर कुछ पूछना हो तो सर के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे इंटरेक्शन करना बच्चों से, क्योंकि हमने वो स्पेस को फील किया है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फील किया, तो मुझे मालूम है कि आप लोग किस टाइप की परेशानी से जूझ रहे हैं। और उसमें अगर कुछ बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सब लोग सेलेक्ट होंगे ऐसा नहीं है। सब लोग अपने जहाँ हर की कोई डिप्टी कलेक्टर ही बने जरूरी नहीं है। और कभी कभी होता है जो हम चाह रहे वो ना बन के कुछ और बनते हैं, और बाद में लगता है कि हाँ ये अच्छा हो कि हम यही बन गए। मतलब हम जैसे हम शुरू में तो यही हम भी IAS में जाते हैं, बट अभी भी फॉरेस्ट में आने के बाद लगता है कि नहीं ये भी बहुत पीसफुल जॉब है। तो हर किसी के लिए जब कुछ आपका एफर्ट होता है, कुछ आपकी डेस्टिनी होती है, तो कुल मिला के जब भी आप अगर ईमानदारी से मेहनत करें तो कुछ ना कुछ ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ बाद में आप फील करेंगे हाँ मैं अच्छी जगह पे हूँ करके। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट सभी को।